ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन आज से शुरू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, गुजरात और महाराष्ट्र को उच्च मृत्यु दर कम करने के लिए अधिक प्रभावी निगरानी करना आवश्यक होगा। सरकार ने आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की। और जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक प्रमुख आतंकी और उसका साथी मारा गया। अब समाचार विस्तार से। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन आज से शुरू। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के सबसे बड़े अभियानों में से एक वंदे भारत मिशन के तहत सरकार 7 से 13 मई के बीच 64 उड़ानें संचालित करेगी। इन उड़ानों के जरिए नोवेल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि वंदे भारत मिशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों से संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों के संपर्क में रहने का आग्रह किया था। महाराष्ट्र और तेलंगाना में 7-7 उड़ानें आएंगी। गुजरात में 5 उड़ानों के जरिए भारतीयों को लाया जाएगा। पहले सप्ताह सबसे अधिक उड़ानों के जरिए खाड़ी देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। इस बीच नौसेना ने पुष्टि की है कि मालदीव और संयुक्त अरब अमारात में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 3 जलपोत तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब 39 करोड़ गरीबों को 34,800 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही हैं। रेडियो के संवाददाता ने बताया कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 9,60,000 सदस्यों ने अपने अपने खातों से करीब कुल 3,000 करोड़ रुपए की निकासी की। मनरेगा योजना के तहत करीब 6 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया गया और राज्यों को इस मद में खर्च के लिए 21,032 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात और महाराष्ट्र में कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों और नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन राज्यों को पूरी सहायता का आश्वासन दिया। राज्यों में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर संक्षिप्त प्रस्तुति के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ जिलों में कोविड-19 के कारण उच्च मृत्यु दर पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्यों को उच्च मृत्यु दर कम करने के लिए ज्यादा प्रभावी निगरानी, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्दी जांच पर ध्यान देना चाहिए। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। केंद्र सरकार ने फीचर फोन या लैंडलाइन फोन वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है। ये टोल फ्री सेवा देश भर में उपलब्ध है। इस सेवा के लिए लोगों को 1921 नंबर पर मिस कॉल करनी होगी। इसके बाद उस व्यक्ति को फोन किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। व्यक्ति से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध हैं। प्रश्नों के उत्तर के आधार पर नागरिकों को SMS के जरिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जाएगी और भविष्य में अन्य अलर्ट भेजे जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के बेगपुरा क्षेत्र में पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ कमांडर रियाज नेकू मारा गया।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने बेगपुरा में देर रात आतंकियों की खोजबीन का अभियान शुरू किया था। नैकू इसी कस्बे में रहता था। जब संयुक्त टीम एक घर के पास पहुंची तो वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। संयुक्त टीम की जवाबी कार्रवाई में नैकू और उसका साथी आदिल मारा गया। इस बीच अवंतीपुरा के सरशाली में भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। नैकू के मारे जाने के मद्देनजर एहतियात के तौर पर समूची घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली से कल फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट विकास भागीदारी और घनिष्ठ संबंधों की याद दिलाई। दोनों नेताओं ने घरेलू, क्षेत्रीय और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक चुनौती पर चर्चा की और इस स्वास्थ्य संकट के दौरान परस्पर एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अबी अहमद अली को भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि वे इथियोपिया को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और इस महामारी से आर्थिक दुष्प्रभाव दूर करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की ओर से कोविड-19 के खिलाफ इथियोपिया की सफलता की कामना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम में आज मैं दीपेंद्र सिवाच। जलाओ ये दीपक, जलाओ ये दीपक, रहे ध्यान इतना, जलाओ ये दीपक, रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहे न। दोस्तों, इस समय कोरोना की विश्वव्यापक महामारी से हम सब लड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इसके लिए टीका और दवा खोजने में लगे हैं, लेकिन जब तक दवा और टीके नहीं बनते, इससे बचाव ही इलाज है। बचाव का भी एक ही तरीका है कि हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आएं। इसके लिए जरूरी है हम अन्य लोगों से शारीरिक दूरी बनाकर रखें। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति में जो लक्षण होते हैं वे सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम होना, गला खराब होना, छींकें आना या फिर बुखार होना। ये लक्षण संक्रमित व्यक्ति में काफी देर से पता चलते हैं। बहुत से लोगों में तो ये लक्षण पता भी नहीं चलते हैं, लेकिन वे संक्रमित होते हैं। इसलिए सबसे दूरी बनाकर रखनी है। सरकार ने लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, जरूरी हो तो मास्क पहनकर निकलें। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए सूती कपड़े का 2 लेयर वाला घर पर बना मास्क भी पर्याप्त है। आप अपने चारों ओर साफ सफाई रखें, बार बार हाथ धोते रहें, अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और हाँ, अफवाहों से बचें। इन सब बातों का पालन करके हम कोविड-19 महामारी से संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। और दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हरिद्वार के कुछ विद्वत जनों से। और हमारे कार्यक्रम में इस समय फोन पर जुड़ गए हैं जाने माने गीतकार रमेश रमन जी। रमन जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विश्व में जो ये आपदा आई है, इसमें मानव जाति को बस ये देखना है कि अपने मन को किस तरह से मतलब साधे, ताकि ये तन जो ये घर है उसका, जिस घर में ये मन रहता है, वो उसे सशक्त कर सके, मजबूत कर सके। ये एक विश्वव्यापी महामारी है और इसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हर किसी का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो इस समय सोचे, विचार करे और अपने दायित्वों की पूर्ति करे। उसके
कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी सुरक्षित रखें। ये जो लॉकडाउन का समय है, थोड़ी सी दिनचर्या बदल जाती है, तो किस तरह से आप अपना समय बिता रहे हैं इस समय? लॉकडाउन की स्थिति है तो मैं तो गीतकार हूँ, गीत गाता रहता हूँ। गाते गाते भूख लगाती है तो खाना खा लेता हूँ, और हम दोनों पति पत्नी यहाँ रहते हैं घर में। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए उसे आप सुनाएं। आजकल क्यों मन व्यथित है, आजकल क्यों मन व्यथित है, हो गया क्या कुछ अटल है, आजकल क्यों मन व्यथित है, हो गया क्या कुछ अहित है, आजकल क्यों मन व्यथित है। सुख हवा का एक झोंका कब कहाँ ठहरा ज़मीं पर, क्यों अंधेरे में पड़े हो दीप आशा के बुझा कर, हर हंसी आंसू सहित है, आजकल क्यों मन व्यथित है। जो दुख आया है ये किसी निर्माण के लिए आया है, ये नव निर्माण के लिए आया है, इसलिए इसको आत्मसात करना चाहिए। और हमें लॉकडाउन और डिस्टेंसिंग और हमारी लक्ष्मण रेखा जो द्वार पर है उसको लांघने की कोशिश न की जाए। रमन जी, आप हमसे जुड़े और हमसे आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने साहित्यकार और आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में डीन प्रोफेसर दिनेश चमोला जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राष्ट्र का संकट नहीं है, ये पूरे विश्व का संकट है और पूरा जगत जो है, पूरा संसार ही इससे जूझ रहा है। और इस दिशा में सरकार जो निर्देश सरकार के जारी किए गए हैं उनका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए व्यक्ति स्तर पर, क्योंकि जो हमारे जो कोरोना के मूलभूत हैं, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हों, चाहे हमारे चिकित्सक हों, चाहे हमारी दूसरी सेवाओं के अनिवार्य सेवाओं के लोग हों, तो बहुत आवश्यकता है इस बीच उसी धैर्य से अपने अनुशासनबद्धता के साथ रहना। भाई लॉकडाउन में जैसी जैसी स्थितियां हैं अपने घरों में रहें, जो सामाजिक दूरी है। किस तरह से आप अपना पूरा समय बिता रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मूलतः साहित्यकार हूँ तो साहित्य का चिंतन, लेखन, मनन तो नित्य प्रति का वो चलता ही रहता है। लेकिन आजकल जैसे हमारे विश्वविद्यालय से दूर हैं तो हमारी ऑनलाइन कुछ कक्षाएं होती हैं, नित्य प्रति 10 साढ़े 10 से हमारी कक्षाएं चलती हैं। तो एक तो विद्यार्थियों के साथ जुड़ना और विभिन्न माध्यमों से उनके जो पाठ्यक्रम हैं, उनकी जो संख्याएं हैं उनसे, और दूसरे हमारे जो कुछ रिसर्चर हैं, शोधार्थी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उनके लिखे हुए शोध पत्र को या क्या गतिविधि उन्होंने की है उसकी जांच करना। इस समय रचना कर्म में भी रत हैं और आप बहुत कुछ लिख पढ़ रहे हैं। कोरोना संकट, अगर इससे संबंधित कुछ आपने लिखा हो तो जरूर से सुनाइए हमारे श्रोताओं को। जो कविता है उसका नाम है कोरोना में प्रकृति। थमना मनुष्य का प्रकृति का चलना है, थमना मनुष्य का प्रकृति का चलना है, और जब चलने लगता है मनुष्य एक पक्षीय स्वार्थ लोलुप व विध्वंसक तीव्र चाल, तब हो जाती है प्रकृति व धरती मौन, शुद्ध व चिंताग्रस्त। कछुए सी सिकोड़ लेती है वह स्वयं को अपने असली अस्तित्व की रक्षा हित। यदि न करे ऐसा तो नहीं बच पाएगा वह कुछ भी जिसे जद्दोजहद के चलते रखा है विध्वंसक मनुष्य के क्रूर चंगुल से उसने बामुश्किल बचाकर। वर्षों बाद दिखने लगे हैं अपनी पूरी शिद्दत से, वर्षों बाद दिखने लगे हैं अपनी पूरी शिद्दत से आसमान में खिलखिलाते तारे। नदी में एक्वेरियम सी पारदर्शिता से तैरती मछलियां, बहते पानी में गंगाजल सी पवित्रता का एहसास। खामोश हैं मॉल, बाजार, भीड़ भरी सड़कें, व्यस्ततम चौराहे व अन्य भी बहुत कुछ। खामोश है मॉल, बाजार, भीड़ भरी सड़कें, व्यस्ततम चौराहे व अन्य भी बहुत कुछ। दम घोटू गगनचुंबी चिमनियों से कसैले धुएं के गुब्बार निष्कर्षित करना भूल गए हैं कल कारखाने। दम घोटू गगनचुंबी चिमनियों से एक कसैले धुएं
से गुब्बार निष्कासित करना भूल गए हैं कल कारखाने। प्रकृति को अपनी पुश्तैनी जमीन समझ उन पर बेझिझक घूम रहे हैं जीव जंतुओं व दुर्लभ पक्षियों के कबीले। प्रकृति को अपनी पुश्तैनी जमीन समझ उन पर बेझिझक घूम रहे हैं जीव जंतुओं व दुर्लभ पक्षियों के कबीले। कुछ अनहोना सा हुआ है उनके जीवन में जब लॉकडाउन में दुर्लभ हो गया है आक्रांता मनुष्यों को दिखाना। कुछ अनहोना सा हुआ है उनके जीवन में जब लॉकडाउन में दुर्लभ हो गया है आक्रांता मनुष्यों का दिखना। अंधाधुंध वाहनों, वायुयानों, रेलगाड़ियों की चैन अमन उड़ाती कान छोड़ो ध्वनियों का एकाएक थम जाना। गोया लौटा दिए हूँ, गोया लौटा दिए हूँ ऊपर वाले ने एकाएक उनका हजारों हजार वर्ष पुराना मस्त मौला जीवन। गोया लौटा दिए हूँ ऊपर वाले ने एकाएक उनका हजारों हजार वर्ष पुराना मस्त मौला जीवन, यानी अपनी धरती पर अपनी तरह जीने के दिन। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं कवि डॉक्टर राजेंद्र तिवारी जी। डॉक्टर तिवारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय साहित्य सर्जना भी कर रहे हैं। इस वातावरण को लेकर और इस बीमारी को लेकर अगर आपने कुछ लिखा हो तो हमारे श्रोताओं को सुनाएं। हाँ, क्यों नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आकाशवाणी देहरादून के श्रोताओं से जुड़ रहा हूँ। जंग बड़ी है संभल के चलना, बिल्कुल इससे डरो ना। भारत इसको पस्त करेगा, कहते जिसको कोरोना। कठिन कठिन दौरों से गुजर कर भारत एकदम संभला। कठिन कठिन दौरों से गुजर कर भारत एकदम संभला। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कठिन दौर से निकला। करेंगी रक्षा दुर्गा माता, उस पर भरोसा करो ना। जंग बड़ी है संभल के चलना, बिल्कुल इससे डरो ना। बिल्कुल इससे डरो ना। भारत इसको पस्त करेगा, कहते जिसको कोरोना। महायुद्ध और महामारी के दौर बहुत देखे हैं। महायुद्ध और महामारी के दौर बहुत देखे हैं। साथ चले हैं मिलकर जब जब हर संकट और झेले हैं। महायुद्ध और महामारी के दौर बहुत देखे हैं। साथ चले हैं मिलकर जब जब हर संकट झेले हैं। दूर भगेगा जब कोरोना, के जुड़ के चलो ना। जंग बड़ी है संभल के चलना। जंग बड़ी है संभल के चलना, बिल्कुल इससे डरो ना। विश्व गुरु भारत ही होगा, दिख जाएगा जरूर। मोदी जी को धन्य कहेगा, घर से बस निकलो ना। जंग बड़ी है संभल के चलना, बिल्कुल इससे डरो ना। भारत इसको पस्त करेगा, कहते जिसको कोरोना। डॉक्टर तिवारी, आप हमसे जुड़े और आपने अपने विचार हमसे साझा किए। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप नारायण अग्रवाल है। मैं नाइजीरिया में हूँ इस समय। मैंने MBBS MS आगरा मेडिकल कॉलेज से किया 77 में। 3 दशक से करीब मैं अफ्रीका में रहा बतौर नेत्र चिकित्सक, और अभी तो सारी दुनिया घूमता रहता हूँ क्योंकि मेरा परिवार अमेरिका में भी है, हिंदुस्तान में भी है। अभी फ़िलहाल मैं नाइजीरिया में हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, लेकिन किसी काम से आया था तो यहाँ पे रुका हुआ हूँ। सेमी रिटायर्ड हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आज सुन रहा था कि मोदी जी ने शायद इंतज़ाम किया है जो प्रवासी भारतीय जो वापस आना चाहते हैं। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ आराम से हूँ और ईश्वर की सब कृपा है। मेरा परिवार इस समय अमेरिका में है। डोंट डिस्टर्ब मी ना। मेरा परिवार इस समय अमेरिका में है और मैं जो है
मुझे ट्रैवल करना था अमेरिका, लेकिन अब आज के लिए कोविड-19 का जो प्रकोप है वो तो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। नाइजीरिया भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हिंदुस्तान में है। मैं अपने सभी मित्रों को, हिंदी सर्विस के ब्रॉडकास्टर्स को यहाँ से नमस्कार भेजता हूँ और सबको उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं भेजता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी जो सरकार वहाँ की जो कर रही है उस सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आज नहीं तो कल ये विपदा दूर होगी ही। परेशानी में तो हम सभी हैं, लेकिन हम सबको मिलकर विपदा का साथ। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौरव संजय। गौरव संजय वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और आज आपसे बातचीत करेंगे कि कोविड-19 के इस दौर में हम लोग किस तरह से एहतियात बरतें, वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमें बहुत गौर करना है और सुरक्षित रहना है। डॉक्टर गौरव संजय, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भारती जी। डॉक्टर गौरव संजय, चूंकि लॉकडाउन का तीसरा चरण आरंभ हो चुका है और कुछ रियायतें दी गई हैं, रियायतों के साथ साथ कुछ बंदिशें भी हैं और अब सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं कम कर्मचारियों के साथ, इसी तरह से कुछ निजी संस्थानों को भी छूट दी गई है। तो ऐसे में चूंकि अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, एक लंबे समय तक घर से बाहर रहेंगे, तो क्या सलाह है आपकी ऐसे लोगों के लिए? बिल्कुल भारती जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा और आज के वक्त में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जरूर सरकार की हमें मदद भी करनी चाहिए और एक न एक टाइम आएगा जब हम लोग धीरे धीरे अपने कामकाज पर भी वापस जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा पर्टिकुलर टाइम है जबकि लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जब धीरे धीरे ईज हो रही हैं, उसमें हम लोग को बहुत ध्यान देना है कि जो हम लोग लड़ाई इस महामारी से लड़ रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से, तो उसमें हमें कहीं से भी रियायत इस बात की नहीं देनी है कि जो हम लोगों ने 30 दिन में कोशिश करी है, सरकार ने और लोगों ने इकट्ठे मिलके, तो हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री ने जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो कुछ नॉर्म्स बताए हैं उस पर हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जो दूरी बताई गई है हमें 1 से 2 मीटर की, चाहे हम ऑफिस में जो वापस जाते हैं तो इसको हम मेंटेन करके रखें। आपने देखा होगा कि देहरादून में ही सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक दुकानें पहले खुल रही थी, तो उसमें कई जगह पर पाया गया है कि लोगों को बहुत जल्दी है कि वो अपना सामान लें और फिर वापस घर जाएं। इस चक्कर में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे काफी हद तक लोग जो हैं वो तोड़ रहे थे। तो हम लोग को बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जैसे बताया गया है कि ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है ये नेजल ड्रॉपलेट से फैला जाता है। तो जैसे आप कह सकते हैं ना कि छींकता है कोई बंदा और वो इन्फेक्टेड है, तो ये नेजल ड्रॉप्स जो हैं ये पहले एयर में जाते हैं और फिर वो जाके आपके कहीं ना कहीं शरीर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने बताया कि जो पूरी मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है यदि हम थोड़ी भी ढील दे दें। बिल्कुल। और ये कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं होना चाहिए, इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं है। आजकल के टाइम पर एज अ सिटीजन हम लोग को ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि हमारी भी चूक जो है वो ना ही मतलब अकेले हमें नहीं नुकसान पहुंचा सकती है, बट ये हमारे पूरे आसपास की कम्युनिटी को हार्म कर सकती है। तो इस समय जब लोग ऑफिस जाएं तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें? बिल्कुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे सबको बताया गया है कि अपने चेहरे को ढक के रखें, तो उसमें आप जरूरी नहीं जो कि सर्जिकल मास्क है वो अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप एक रुमाल बांध सकते हैं या कोई ना कोई कपड़ा जो है जो आपको जिससे आपकी नाक ढकी रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जैसे शुरू से ही बताया जा रहा है कि हम कोई भी चीज छू रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो चीज क्या है, और स्पेशली अगर हम जैसे सरकारी ऑफिस में जाते हैं या धीरे धीरे दुकानें खुलेंगी तो हम लोग को अपना हाथ धोने की जो प्रक्रिया है जो हम लोगों को इतने सालों से सिखाई जा रही है, और स्पेशली कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत लोग सेंसिटाइज हो गए हैं कि हाथ धोना कितना जरूरी है। तो मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि पहली बात तो जितना कम से कम हो वो कोशिश करें कि अचानक चीजें ना छुएं, और स्पेशली खाने से पहले और सौंस जाने के बाद से आपको हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए साबुन से और पानी से, और जैसे गाइडलाइंस बताती हैं कि आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक इसको अच्छे से धोइए और फिर एक साफ टॉवल से या साफ हैंकी से अपने हाथ को सुखाइए। डॉक्टर गौरव संजय, आप वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की व्याधियों से ग्रस्त हैं, है ना, किसी का फ्रैक्चर है, किसी को गठिया है,
और भी तरह की समस्याएं हो सकती हैं, मस्कुलर पेन है, तो चूंकि ओपीडीज अभी बंद थी, अब खुलेंगी, कितना ज़रूरी है जाना? क्या घर में रहकर ही हम थोड़ा बहुत व्यायाम कर सकते हैं? चूंकि अब देखा जाए तो फिजियोथेरेपी के जो सेंटर्स हैं वो भी अब तक बंद थे, कितना ज़रूरी होगा जाना? बहुत अच्छा सवाल है आपका भारती जी। और मैं आप सब लोग को बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में ही नहीं, ये दिक्कत जो कोरोना वायरस की, जैसा आपको पता चला, सब जगह ही है। और कई जगह नई नई गाइडलाइंस आई हैं, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस आई हैं। तो सिर्फ जो कहते हैं असली इमरजेंसीज हैं, किसी के लिए पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं और एवं जो अस्पतालें हैं वो सिर्फ ट्रू इमरजेंसीज को ही डील कर रही हैं। तो जरूर आपको कोई ना कोई फ्रैक्चर होता है तो आप आसपास के जो भी आपका निजी अस्पताल उसके पास जाएं। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, डॉक्टरों को भी उतना ही डर है। तो बहुत जगह पर प्लास्टर का जो है वो उपयोग किया जा रहा है ताकि कम से कम हड्डी जो है वो इधर उधर ना हिले, और जितना हो सकता है वो चीजें जो हैं प्लास्टर से मैनेज हो पाए। दूसरा, जैसे आपने कहा है कि ये हमारे देश में भी बहुत गलत ट्रेंड है कि हमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी लगता है ना, तो हर दूसरे दिन चौथे दिन आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की आदत हो जाती है। तो हाँ, जरूर अगर आपको लगता है कि आवश्यक चीज है या डर इतना ज्यादा है तो आप जरूर अस्पताल जाइए। और अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको घर पर ही जो उपयोग करने चाहिए, जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, हम लोग दर्द की दवाइयाँ हैं किसी घर पर पड़ी रहती है तो आप टेम्परेरी वो ले सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैसेज ऐसा है कि जब अगर आपको जरूरत पड़े तभी अस्पताल जाइए, क्योंकि आप कुछ समझ सकते हैं कि अगर मान के चलो किसी को कोरोना वायरस है तो वो अस्पताल भी आएगा, दिखाने आएगा। और सोचिए कि कोई अनावश्यक आदमी है जो वहाँ पर पहुंच रहा है, तो चांसेस हैं कि उन दोनों के बीच में कैसे न कैसे फॉर्म का इंटरेक्शन। तो हॉस्पिटल्स भी सो कॉल्ड हमेशा ही हॉटस्पॉट्स रहते हैं, और ये सिर्फ कोरोना वायरस के वक्त नहीं है, हमेशा जब भी हम अस्पताल जाते हैं तो सिर्फ शाम के वक्त जाना चाहिए जब आपको बुलाया जाए। इवन जब आप देखने भी जाते हैं अपने मरीज को, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसका सेवन होना चाहिए, उसको रूम में कम से कम हाथ लगाए लेने चाहिए, और हमेशा खाने पीने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस की आजकल जो महामारी चल रही है, इसका जो हमारे जो युद्ध सा है, इससे हम लोगों को इकट्ठे मिलकर लड़ना है। और ये बहुत जरूरी है कि हम ये माने कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही केवल अपने लिए लड़ रहे हैं, ना ही अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, बस पूरे हम देश के लिए लड़ रहे हैं। और अगर हम तरह से भी चूक करते हैं कुछ चीजों में तो उससे ना ही आपका परिवार बट आसपास के शहर के और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं आपकी लापरवाही। तो जरूर धीरे धीरे जैसे भी है लॉकडाउन खुलेगा, एक ना एक दिन जरूर खुलेगा, बट हम लोग को बहुत एहतियात रखना पड़ेंगे ताकि हम कोरोना वायरस का साथ ना दें, बल्कि अपनी सरकार का और अपने परिवार का और अपने देशवासियों का साथ दें ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें। डॉक्टर गौरव संजय, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं रचना चुग लुधियाना से हूँ। सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं देश में महामारी फैली हुई है कोरोना नाम की, और सब जगह त्राहिमाम हो रहा है। इस संकट की घड़ी में हमारे जाबाज सिपाही हमारी रक्षा के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। आइए उनका मिलकर धन्यवाद करें और उनका कहना मानें। देश के जाबाज सिपाही अब हाथ जोड़कर खड़े हैं। देश के जाबाज सिपाही अब हाथ जोड़कर खड़े हैं। तुम घर से बाहर ना निकलो, वो हमारे लिए ही खड़े हैं। ये जाबाज सिपाही हम सबको बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। घर जाकर भी बीवी बच्चों से ना मिलकर बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं। साथ में आंसुओं का समंदर पी रहे हैं। घर जाकर भी बच्चों बीवी से ना मिलकर बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं, साथ में आंसुओं का समंदर पी रहे हैं। नन्हे बच्चों को गले लगाने को दिल तो करता होगा, नन्हे बच्चों को गले लगाने को दिल तो तड़पता होगा। कई तो नए पापा बनकर भी अपने बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। दिल में दर्द लेके आंसू पी के लौट आते हैं ड्यूटी पर। दिल में दर्द लेके आंसू पी के लौट आते हैं ड्यूटी पर। डॉक्टर और नर्स देवता बनकर हमारी जान बचा रहे हैं। फिर भी कई नासमझ उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उन पर पत्थर
फेंक रहे हैं। सफाई कर्मी भी जान पर खेलकर शहर को साफ रख रहे हैं। बैंक वाले भी जान हथेली पर रखकर जनता के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। अरे ना समझो, जागो और समझो, अगर ये सब ना होंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। बेमौत मारे जाओगे जो बिना मतलब घर से बाहर आओगे। कोरोना राक्षस बाहर खड़ा है अपना जाल फैलाए हुए, उलझ जाओगे उसमें फिर तुम कभी ना बच पाओगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना अपना टाइम घर पे स्पेंड करें, घर में रहें, बच्चों के साथ बिताएं, फैमिली के साथ बिताएं। अगर बाहर जाना भी है, बहुत ज़रूरी है, तो एक बंदा जाए बाहर राशन पानी ले आए, लेकिन बाहर जाके भी डिस्टेंस दूरी बना के रखें एक दूसरे से, साथ में चिपक के ना खड़े हों, गले ना मिलें, दूर से ही राम राम करें और अपना सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखें और देश को बचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।